याद कैसे करें? तो इसको याद करने के लिए अपने ऐसे याद रख सकते हैं, जेंटलमैन ने हीरे को देखकर इस्माइल की क्या करी? इस्माइल करी। तो यहाँ पे आके जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरे से हीरालाल शास्त्री और इस्माइल से मिर्जा इस्माइल, 3 नाम याद रह जाएंगे। जेंटलमैन ने हीरे को देखकर इस्माइल करी, तो इससे अपने जेंटलमैन एग्रीमेंट यहाँ पे याद हो जाता है। 17 सितंबर को अपने नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी आता है, तो वैसे भी इस डेट को याद रख सकते हो आप। नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग राजस्थान का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन की क्या भूमिका रही थी, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन किस कारण हुए थे, उनकी क्या मात्रा थी राजस्थान के अंदर, किस लेवल पे हुए थे और उनमें किन किन लोगों ने भाग लिया था, वो सब आज हम देखने जा रहे हैं। और यही प्रयास हमारा रहेगा कि जो भी प्रजामंडल आंदोलन है वो आपको इजी तरीके से याद हो, अपन कुछ भी ट्रिक विक लगा के, कुछ भी अपन जुगाड़ लगा के और उसको आसानी से करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन थे क्या। जब भारत के अंदर अपने आजादी का आंदोलन चल रहा था, राजनीतिक चेतना डेवलप हो रही थी, तो उसका प्रभाव अपने राजस्थान के ऊपर भी पड़ा। और जो राजस्थान के ऊपर प्रभाव पड़ा, जैसे इंडिया के अंदर तो था कि भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह और जो भी मतलब वहां पे जो प्रक्रिया हो रही थी गांधी जी के द्वारा, वो सब की जा रही थी। और इस तरफ अपने राजनीतिक चेतना जो डेवलप हो रही थी, अपने राजनीतिक चेतना का जो विकास हो रहा था, वो विकास अपने को किस रूप में देखने को मिला? तो अपने को प्रजामंडल आंदोलन के रूप में देखने को मिला। किसके रूप में? प्रजामंडल आंदोलन। अब प्रजामंडल आंदोलन करने के अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासतें थी और प्रत्येक रियासत में जो प्रजामंडल आंदोलन था वो अलग अलग समय में संपन्न हुआ या अलग अलग समय में प्रारंभ हुआ। तो उसका कारण क्या था? प्रजामंडल जो आंदोलन थे उनको अपने यहाँ राजस्थान में गति देने का उनका उद्देश्य क्या था? तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य, तो प्रजामंडल आंदोलन का सबसे पहला उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन मतलब कि जो राजा है, राजा अपने क्या होता था, वंशानुगत होता था, लेकिन जो भी प्रक्रिया है, जो भी अपने प्रशासन है, उसके अंदर किसको स्थान दिया जाए? जो भी योग्य व्यक्ति है, जो भी उसके योग्य है स्थान के, उसको अपने प्रशासन के अंदर शामिल किया जाए। इसी को क्या बोलते हैं? अपने उत्तरदायी शासन। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है, पहला उद्देश्य यही रहता है इसका। दूसरा उद्देश्य क्या था? नागरिक सुरक्षा। नागरिकों की क्या की जाए? सुरक्षा की जाए। नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाए जाए। नागरिक सुरक्षा। तीसरा उद्देश्य क्या था? मूल अधिकार दिए जाए नागरिकों को। नागरिकों को क्या दिया जाए? मूल अधिकार दिया जाए, मौलिक अधिकार दिए जाए, कुछ अधिकार फिक्स किए जाए, कुछ नियम बनाए जाए जिसके तहत नागरिकों को अपने प्रति अपने जो कुछ नियम होते हैं उसके तहत क्या मिले? सुरक्षा प्रदान हो। तो मूल अधिकार दिए जाए, अधिकार। और क्या हो? संविधान के अनुसार शासन हो। किसके अनुसार? संविधान। ऐसे कुछ नियम लागू किए जाए, अनुसार शासन। ऐसे कुछ नियम, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं लागू की जाए जिसके ऊपर जनता की भी सहमति हो, जो प्रशासन के अंदर लोग कार्य कर रहे हैं उसकी भी सहमति हो, राजा की भी सहमति हो। उन सब नियमों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? संविधान के अनुसार शासन। या संविधान के जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनके अनुसार क्या किया जाना चाहिए? शासन किया जाना चाहिए। ये सारी किसकी मांगे थी? अपने जो प्रजामंडल आंदोलन था उसका उद्देश्य था, उसको प्रारंभ करने का कारण यही अपने रहे थे। 4 मूल कारण इसके ये देखे जाते हैं या उद्देश्य देखे जाएंगे। अब जो प्रजामंडल आंदोलन थे उसका जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ था? तो सबसे पहले प्रजामंडल की गतिविधियां यूं ही प्रारंभ नहीं हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे जिन्होंने समय के अनुसार इसको आंदोलन को प्रारंभ करने का अपने स्तर पे प्रयास किया था। जो उनके द्वारा जो संगठन बनाए गए थे उनके अंदर कुछ ऐसी बातें प्रचलित हुई जिसकी वजह से प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले एक संगठन देखते हैं अपन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय स्तर पर जो देशी रियासतें हुआ करती थी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक जो संगठन बनाया गया था उसी को क्या कहा गया? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। अपने 1927 ईस्वी बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? दीवान रामचंद्र राव। किसे अध्यक्ष बनाया गया? दीवान रामचंद्र राव को इसका
अध्यक्ष नियुक्त किया गया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, इनसे आप प्रचलित है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष किसे बनाया गया, दीवान रामचंद्र राव को बनाया गया। राम जी की क्या करनी है, विजय करनी है। क्या करनी है, राम जी की विजय करनी है अखिल भारतीय स्तर पर। तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम ऐसे याद रख लेना। और अपने जो राजपूताना, अब ये तो पूरे इंडिया के अंदर था, क्या था, पूरे इंडिया के अंदर था, लेकिन अपने जो राजपूताना का क्षेत्र था, अपने जो राजस्थान का क्षेत्र था, उसके अलावा जो मध्य भारत का क्षेत्र था, उसका भी एक व्यक्ति नियुक्त करना पड़ेगा, उसका भी एक सचिव नियुक्त करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इस एरिया को कंट्रोल करेगा, ये इस एरिया में होने वाली गतिविधियों को निर्धारित करेगा। तो उसके लिए किसे नियुक्त किया गया, राजपूताना एवं मध्य भारत के सचिव के रूप में रामनारायण चौधरी साहब को यहाँ पे नियुक्त किया गया। और इस जो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसने अपने स्तर पर जो भी गतिविधियां थी उनको प्रारंभ करने का प्रयास किया था। अब जो रामनारायण चौधरी है, इन्होंने अपने स्तर पर एक और संगठन बनाया। इन्होंने कौन सा संगठन बनाया, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। यहाँ पे तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी, उसके जो राजपूताना और मध्य भारत के सचिव किसे नियुक्त किया गया था, रामनारायण चौधरी को। इसके अलावा एक इन्होंने खुद का संगठन बनाया, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। ये जो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, इसके संस्थापक कौन थे, तो रामनारायण चौधरी थे इसके संस्थापक। और इसका जो फर्स्ट अधिवेशन है, इसका कब हुआ था गठन, 1928 ईस्वी में। 1928 में चौधरी साहब को लगा कि एक अपना खुद का भी संगठन बना लेना चाहिए, इनके भरोसे कब तक रहेंगे, तो एक इन्होंने खुद का भी बना लिया था। अब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था अजमेर में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, अजमेर में हुआ 1931 ईस्वी में। प्रथम अधिवेशन अजमेर में 1931 ईस्वी में संपन्न हुआ था इसका अधिवेशन। अगली बात देखते हैं अपन। नेक्स्ट अब आता है अपने प्रजामंडल की स्थापना। अब अपन देखते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुए थे, कब प्रारंभ हुए थे, कौन कौन सी ऐसी रियासत थी जिसके अंदर प्रजामंडल आंदोलन अलग अलग समय में जैसे प्रारंभ किए गए थे, तो कौन सी रियासत में कौन से सन के अंदर प्रारंभ किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अपने याद करने पड़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये अपन इजी तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 1931 में प्रजामंडल आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ होते हैं। ये प्रजामंडल की शुरुआत होती है अपने कहाँ से, जयपुर से। फर्स्ट कहाँ हुआ था, जयपुर। तो आज भी कोई भी योजना वगैरह लागू की जाती है, कोई भी जो प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, कोई भी नीति लागू की जाती है, तो कहां से की जाती है, राजधानी से की जाती है। तो राजधानी से प्रजामंडल का प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट अपने याद रखना है, राजधानी से फर्स्ट प्रारंभ हुआ था। अब राजधानी क्या है, बड़ी है, राजधानी बड़ी है, तो खाली राजधानी से प्रारंभ करेंगे या एक और बड़ी रियासत ले लेंगे तो पार पड़ेगी नहीं। तो एक क्या ले लीजिए, छोटी रियासत ले लीजिए। तो एक छोटी रियासत साथ में ले ली, बूंदी। तो एक तो जयपुर के अंदर स्टार्ट हुआ 1931 में, और एक बूंदी के अंदर स्टार्ट हुआ, एक बड़ी और एक छोटी। एक तो आ गई बीच की, जैसे अपन राजस्थान का मैप बनाते ना, ये अपने राजस्थान मैप है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपने जयपुर हो गया। एक अपने इधर हड़ौती वाला क्षेत्र के अंदर आ गया कौन सा, बूंदी। अपन जितने भी प्रजामंडल देखेंगे ना आंदोलन, तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक या तो रहेगा इस साइड का और एक रहेगा इस साइड का, या एक इस साइड का रहेगा एक नीचे का रहेगा, एक या बीच का रहेगा और एक इधर का रहेगा। तो समान नहीं रहेंगे, ये एक इधर का एक इधर का रहेगा। तो अपने ऐसे याद रख सकते हैं, ऑप्शन से क्लिक भी किया जा सकता है इसको। देखो 1934 ईस्वी, कौन सा ईस्वी, 1934 ईस्वी में किसका गठन हुआ, अपने मारवाड़ और हड़ौती। देखो मैंने आपको बताया था एक इधर का रहेगा और एक इधर का रहेगा, तो इधर आ गया मारवाड़ और इधर आ गया अपने हड़ौती। तो मारवाड़ प्रजामंडल और हड़ौती प्रजामंडल, इन दोनों का गठन कब हुआ था, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है, जो भी आदमी बीड़ी पीता है ना, क्या पीता है, बीड़ी, अपने बूढ़े बड़े बीड़ी पीते हैं। जो भी आदमी बीड़ी पीता है उनमें क्या रहता है, 36 का आंकड़ा रखना चाहिए उनसे। बीड़ी पीने वाले लोगों से हमेशा 36 का आंकड़ा होना चाहिए अपने, किसका, 36 का। तो बी और डी, बीकानेर और धौलपुर, दोनों में क्या है, 36 का आंकड़ा है। तो 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो ये अपने ऐसे ही ध्यान रखना, बीकानेर और धौलपुर। अगला है 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में एक तो सबसे बड़ी रियासत जो अपने किस तरफ है, इधर नीचे की तरफ, मेवाड़, और दूसरी इधर, उल्टा पुल्टा जाना है ना, एक तो इधर की लेनी है, एक इधर की, एक इधर की, एक इधर की, ऐसे लेनी है। तो इधर आ गई अपने कौन सी, मेवाड़। और मेवाड़ का एक प्रमुख जो रियासत थी या ठिकाना था उस टाइम, क्या, शाहपुरा। और इधर से आगे ABC, एनीबॉडी कैन डांस नहीं है, ABC, अलवर, भरतपुर और करौली। यहाँ पे 3 ये आ जाती है रियासत है, इधर से मेवाड़ और शाहपुरा आ जाती है। अगला है 1939 ईस्वी। 1939 में कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले हो गई कोटा, और कोटा के पास में कौन है, किशनगढ़। किशनगढ़ के इधर की तरफ चलते तो आ जाता है क्या, सिरोही। यहाँ से उठाओ कोटा, यहाँ से आ गई किशनगढ़, कोटा किशनगढ़ सिरोही। ये लो, कोटा किशनगढ़ सिरोही, कोटा किशनगढ़ और सिरोही, ये इस प्रकार से दिया हुआ है इनका।
अपने राजस्थान बिगड़ गई, थोड़ा दूसरा बना लेते हैं, थोड़ा मोटा करके बना लेते हैं, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट 1942 के अंदर कौन सी ये कुशलगढ़ है? 1942 में क्या है? कुशलगढ़। देखो सबसे पहले कोटा है, फिर किशनगढ़ है, फिर सिरोही है और फिर कुशलगढ़ है। किशनगढ़ के जस्ट बाद में कुशलगढ़ है, ठीक है, अगले सन के अंदर या अगली प्रक्रिया के अंदर 39 के बाद में, ठीक है, 39 के बाद में क्या है? कुशलगढ़। नेक्स्ट आता है 1943 ईस्वी में, अगली जो पर्यामंडल है उसकी स्थापना कब होती है? 1943 ईस्वी में। अब जो छोटी रियासतें हैं वही सारी बसती है इसमें, ये जो पिछड़ी हुई रियासतें थी, छोटी रियासतें थी, जिनका शासन कम था या उनके शासन इतने प्रमुख नहीं हुआ करते थे, उनका जो स्थापना है पर्यामंडल की, उनकी हमेशा बाद में होगी। ये भी एक याद रखने का तरीका है। जो महत्वपूर्ण रियासतें थी उनमें पर्यामंडल की स्थापना पहले हुई थी, जो अपने छोटी रियासतें थी उनमें पर्यामंडल की स्थापना बाद में हुई थी। तो 1943 में बांसवाड़ा के अंदर पर्यामंडल की स्थापना होती है। कहाँ होती है? बांसवाड़ा, राजस्थान के अंदर सबसे नीचे रहता है अपना बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा के अंदर स्थापना होती है। अब 1944 ईस्वी, 43 के बाद में 1944 में बांसवाड़ा के बाद में लगा थोड़ा ऊपर चले जाओ, ऊपर वाले में भी कर ही दीजिए, जब नीचे वाले में कर दी तो यहाँ पे कर दी डूंगरपुर में। किस में कर दी? डूंगरपुर, ये डूंगरपुर में स्थापना हो गई अगली, ठीक है। 1944 में डूंगरपुर में स्थापना कर दी गई। फिर आता है 1945 ईस्वी। अब 1945 अब यहाँ पे कर दी सबसे पहले 43 में, 1943 लो साहब आ गया बांसवाड़ा, इधर आ गया 1944, क्या गया? डूंगरपुर। अब लगा इसके पास में थोड़ा और ऊपर चला जाए, यहाँ पे क्या गया? प्रतापगढ़, ये देखो यहाँ लिखा हुआ अपने ये प्रतापगढ़। तो 1945 ईस्वी, 1945 में यहाँ प्रतापगढ़ में करी, तो प्रतापगढ़ में करी तो प्रतापगढ़ बहुत ज्यादा छोटी रियासत है, तो लगा कि छोटी रियासत के साथ में एक और बड़ी रियासत के अंदर भी कर दिया जाए, तो किस में कर दी? साथ में यहाँ अपने जैसलमेर में, जैसलमेर, ठीक है। तो एक तो हो गई प्रतापगढ़ में और एक साथ में हो गई जैसलमेर में 1945 ईस्वी में। अगला और लास्ट आता है अपने झालावाड़ या झालरापाटन, राजस्थान की अंतिम रियासत झालरापाटन झालावाड़ हुआ करती थी। तो पर्यामंडल की स्थापना भी सबसे लास्ट में की गई थी 1946 में। 47 में आजादी हो गए थे और 1946 में पर्यामंडल की लास्ट स्थापना कहाँ की गई थी? तो झालावाड़ में की गई थी। ये सारे डाटा आपको अगर एक दो बार इस बात को और सुनोगे, एक दो बार इस वीडियो को वापस बैग जाके देखोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे अच्छे से। अब देखते हैं अपन, सबसे पहले ये तो अपन सब याद कर लिया कि कौन से पर्यामंडल की स्थापना कौन से सन के अंदर हुई थी। तो अपन ये देखते हैं कि पर्यामंडल जो आंदोलन था उसके अंदर सबसे पहले जो जयपुर पर्यामंडल है जहां से आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस जयपुर पर्यामंडल में आंदोलन की क्या क्या गतिविधियां रही थी या फिर उसके अंदर आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये अपन प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो जयपुर पर्यामंडल की स्थापना के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया गया था या प्रथम जो प्रयास हुआ था वो होता अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। अपने राजस्थान के क्रांतिकारी हुआ करते थे अर्जुनलाल सेठी जी, उन्होंने सबसे पहले जयपुर में पर्यामंडल की स्थापना का प्रयास किया। तो प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? प्रथम प्रयास अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी जी ने कहा था कि अगर अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा, ठीक है। तो वही अर्जुनलाल सेठी जी, अर्जुनलाल सेठी ने सबसे पहले जयपुर में पर्यामंडल का स्थापना का प्रयास किया था। जयपुर में पर्यामंडल की स्थापना कब हुई थी? आपको याद हो ही गया होगा, सबसे पहले 1931 में। कब हुई थी? 1931 ईस्वी। तो पर्यामंडल की स्थापना हुई 1931 में। और इसके संस्थापक कौन रहे थे? संस्थापक रहे थे कर्पूर चंद पाटनी। कौन रहे थे? कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर पर्यामंडल की स्थापना की थी। अब क्या होता है, थोड़े समय बाद में पर्यामंडल की गतिविधियां यहाँ पे रुक जाती है। तो इस पर्यामंडल का जब गतिविधियां रुक जाती है कोई भी संगठन की, तो क्या करना चाहिए? उसको वापस स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्यामंडल का पुनर्गठन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एक तो जमनालाल बजाज और एक हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, इन दो लोगों के द्वारा पर्यामंडल की जो गतिविधियां हैं वो पुनः प्रारंभ की जाती है या पर्यामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में पर्यामंडल का पुनर्गठन होता है और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? अध्यक्ष को बनाया जाता है चिरंजीलाल मिश्र। किसको? चिरंजीलाल मिश्र। मिश्रा जी को यहाँ पे अध्यक्ष घोषित किया जाता है इसका, ठीक है। ये सारी बातें किसके बारे में? जयपुर पर्यामंडल के सबसे पहला प्रयास अर्जुनलाल सेठी 1931 के अंदर। इस संस्थापक कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी थे। पुनर्गठन कब हुआ? तो 1936 में पुनर्गठन हुआ। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों द्वारा पुनर्गठन किया गया था। अध्यक्ष से बनाया गया चिरंजीलाल मिश्र को यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये सारी बातें हो गई अपने किसके बारे में? जयपुर पर्यामंडल की जो स्थापना हुई थी, जयपुर पर्यामंडल की जो गतिविधियां थी यहाँ से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अब क्या होता है अपने
ये तो आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसके बाद में जो 1938 ईस्वी में, यहाँ तक अपने जो प्रजामंडल की गतिविधियां चल रही थी, देशी रियासतों की जो भी गतिविधियां चल रही थी वो अपने स्तर पे चल रही थी। अंग्रेज अपने जो कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस की वजह से कांग्रेस से इनको समर्थन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 1938 ईस्वी में, कब? 1938 ईस्वी, 1938, 1938 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन है, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन हुआ करते थे, उसमें अधिवेशन होता है हरिपुरा में। कहाँ होता है? हरिपुरा अधिवेशन। ये जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, इस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस। कौन अध्यक्ष होते हैं? अध्यक्ष सुभाष जी, सुभाष, समझ आना, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो प्रजामंडल आंदोलन है उसके समर्थन में क्या पेश किया जाता है? प्रस्ताव पेश किया जाता है। और कांग्रेस के द्वारा प्रजामंडल को नैतिक या अपने बोलने के तौर पर क्या दिया जाता है? समर्थन दिया जाता है, अपना समर्थन प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पे। तो 1938 में प्रजामंडल को समर्थन मिला था। किसका? हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा समर्थन मिला था। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं जयपुर प्रजामंडल के। अगली नेक्स्ट गतिविधि होती है जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो कब संपन्न हुआ था? 17 सितंबर 1942 ईस्वी को। 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था अपने। किस किस के मध्य हुआ था ये? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री तो क्या थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, प्रजामंडल अध्यक्ष। और यहाँ पे ये क्या थे? जयपुर के पीए थे या पीएम थे, जो भी थे। ठीक है, यहाँ पे जयपुर के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। तो अब इसको अपन याद कैसे करें? तो इसको याद करने के लिए अपन ऐसे याद रख सकते हैं, जेंटलमैन ने हीरे को देखकर इस्माइल की क्या करी? इस्माइल करी। तो यहाँ पे आके जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरे से हीरालाल शास्त्री और इस्माइल से मिर्जा इस्माइल। तीन नाम याद रह जाएंगे। जेंटलमैन ने हीरे को देखकर इस्माइल करी, तो इससे अपने जेंटलमैन एग्रीमेंट यहाँ पे याद हो जाता है। 17 सितंबर को अपने नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी आता है, तो वैसे भी इस डेट को याद रख सकते हो आप। अब इसकी जो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट था उसकी क्या क्या शर्तें थी? ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था वो अपने प्रधानमंत्री, जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे उनके मध्य, और जो हीरालाल शास्त्री थे प्रजामंडल के अध्यक्ष, उनके मध्य ये जो एग्रीमेंट संपन्न हुआ था। इस एग्रीमेंट में क्या बातें की गई थी, क्यों हुआ था ये एग्रीमेंट? कि जो रियासत थी वो तो किसकी समर्थक थी? रियासत तो अपने समर्थक थी अंग्रेजों की समर्थन कर रही थी रियासत तो। और इधर जो प्रजामंडल था वो किसका समर्थन देना चाह रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन देना चाह रहा था। तो यहाँ पे यही शर्तें रखी गई कि सबसे पहले तो जो रियासत है वो किसका साथ नहीं देगी? अंग्रेजों का साथ नहीं देगी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। तो रियासत अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। ठीक है साहब, नहीं देंगे। अगला जो प्रजामंडल है उसके लिए क्या क्या बाध्यता तय की? सबसे पहले रियासत की देख लेते हैं। रियासत अंग्रेजों का साथ नहीं देगी और रियासत क्या करेगी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। प्रजामंडल स्टार्ट इसलिए हुए थे, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन बोला साहब कर देंगे, करेंगे क्या वो नहीं बताएंगे लेकिन कर देंगे। ये तो दो मांगे किसके लिए थी? अपने दो प्रजामंडल की तरफ से की गई थी। नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो जो भारत छोड़ो आंदोलन के जो भी क्रांतिकारी होंगे या जो भी अपने गतिविधियों के अंदर भाग लेंगे उनको क्या दे सकता है? शरण दे सकता है। और जो रियासत है उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, ये भी बात की गई थी प्रजामंडल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को शरण दी जा सकती है। ठीक है, और क्या? अब जो प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेगा। शरण तो तुम दे दोगे लेकिन भाग नहीं लोगे। प्रजामंडल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया जाएगा। ठीक है साहब, नहीं लेंगे।
ये सारी बातें किसके बारे में थी, अपने जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था उसके द्वारा ये शर्तें रखी गई थी। अब जो जेंटलमैन एग्रीमेंट से कई सारे सदस्य ऐसे थे जो नाराज हो गए थे, उनको लगा कि ये क्या फालतू की बातें करके आ गए। अपने जो प्रजामंडल आंदोलन है उसकी स्थापना किसकी वजह से हुई है, उसकी स्थापना इसीलिए हुई है कि अपन जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, मूल अधिकार लाएंगे। और तुम लोग यहाँ पे सारी भसड़ करके आ गए तो इसको संभालनी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे एक नया संगठन का निर्माण होता है आजाद मोर्चे का। बाबा हरिश्चंद्र एक व्यक्ति होते हैं, बाबा हरिश्चंद्र जी, उनके नेतृत्व के अंदर जो नया संगठन बनता है आजाद मोर्चा। बाबा हरिश्चंद्र की प्रेरणा या उनके नेतृत्व से, उनकी देख रेख में अपने आजाद मोर्चे का गठन किया जाता है। यहाँ पे जो आजाद हुए या प्रजामंडल की इन गतिविधियों से, जयपुर प्रजामंडल से जो अलग हुए, उन्होंने क्या बना लिया, आजाद मोर्चा। और इसके जो नेता थे, नेता कौन कौन थे, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। तो याद कैसे रखोगे, राम, दौलत और गुलाब। राम जी के पास में क्या थी, दौलत थी। राम के पास क्या है, राम के पास में दौलत है। राम ने दौलत से गुलाब खरीदा। वैसा जिस आदमी के पास दौलत रहेगी वही गतिविधि आगे गुलाब की प्रारंभ कर पाएगा या वही गुलाब खरीद पाएगा। तो राम के पास में क्या है, दौलत है। तो रामकरण जोशी, ये लो दौलत से दौलतमल भंडारी, और उनके पास में इन्होंने क्या खरीदा, गुलाब खरीदा। तो ये लो गुलाबचंद कासलीवाल। तो रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल। राम ने दौलत से गुलाब खरीदा, गुलाब खरीद के आगे की गतिविधियां तभी प्रारंभ होती है। ये हो गया अपने आजाद मोर्चा के नेता। आजाद मोर्चा ने अपनी तरफ से अलग अलग प्रयास किए। जयपुर जो प्रजामंडल था उससे ये खफा हो गए थे, और खफा होने के बाद में इन्होंने अपनी गतिविधियां थी अलग रूप में प्रारंभ की थी। लेकिन 1945 में नेहरू जी हस्तक्षेप करते हैं और नेहरू जी कहते हैं क्या रूटोड़ी बींदनी की तरह घूमते रहते हो, तुम अलग चलते हो और वो अलग चलते हैं, काम सेम कर रहे हो लेकिन वो अलग कर रहे हैं और तुम अलग कर रहे हो। तो नेहरू जी की समझाइश से या नेहरू जी के प्रयासों से 1945 के अंदर इनके मध्य क्या होता है, समझौता होता है। 1945 में आजाद मोर्चे का विलय किसमें कर दिया जाता है, जयपुर प्रजामंडल के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में हो गई, जयपुर प्रजामंडल के बारे में। अगला प्रजामंडल देखते हैं अपन, बूंदी प्रजामंडल। जयपुर के बाद में नेक्स्ट कौन सा प्रजामंडल हुआ था, बूंदी प्रजामंडल। छोटे रियासत थी, तो बूंदी के अंदर जो प्रजामंडल की गतिविधियां थी वो कैसे प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले स्थापना 1931 ईस्वी में देख चुके अपन। इसके जो संस्थापक रहे थे, कौन रहे थे, कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। कौन कौन रहे थे, कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता, तीन यहाँ पे इसके संस्थापक सदस्य रहते। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे, नित्या ऋषि की कांति, कांति मतलब चमक, बूंदी में नित्या ऋषि की कांति, बूंदी में ऋषियों की क्या होती है, चमक होती है, अलग उनका प्रभाव होता है। तो नित्या से नित्यानंद, ऋषि से ऋषिदत्त मेहता, कांति से कांतिलाल और बूंदी से बूंदी देश, बूंदी अपने प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। ठीक है, तो नित्या ऋषि की कांति कहाँ है, बूंदी के अंदर है। तो इससे आप याद रख सकते हो इसको, पूरे जो अपने संस्थापक सदस्य है, तीनों संस्थापक सदस्यों के नाम से याद रह जाएंगे। अब ऋषिदत्त मेहता जो थे उन्होंने एक अलग से एक संगठन का निर्माण किया था। एक तो ये संस्थापक भी हुआ करते थे, इसके अलावा इन्होंने बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया। किसका गठन किया, बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया। और क्या था, ऋषिदत्त मेहता ने अलग अलग गतिविधियां प्रारंभ करी थी। तो इनको लगा एक अपने क्या निकालना चाहिए, समाचार पत्र भी निकालना चाहिए, जिसमें आप अपन अपनी बातें कह सकें या अपने बारे में बता सकें, अपन क्या क्या बात करना चाह रहे हैं। तो समाचार पत्र प्रारंभ किया राजस्थान, कौन सा, राजस्थान समाचार पत्र ऋषिदत्त मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऋषियों का प्रभाव कहाँ है, राजस्थान के अंदर, तो समाचार पत्र भी कौन सा प्रकाशित करेंगे, राजस्थान। ऋषियों की भूमि है अपने राजस्थान। ये जो समाचार पत्र था वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, डेली नहीं आता था। कौन सा समाचार पत्र था, साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार जारी किया जाता था। और इसकी स्थापना कब या इसका प्रारंभ कब किया गया था, 1923 ईस्वी में। कहां से किया गया था, ब्यावर से, अजमेर के पास में जो अपना ब्यावर है वहां से प्रारंभ किया गया था। ज्यादातर जो समाचार पत्र है सारे कहां से प्रारंभ किए गए, अपने ब्यावर से प्रारंभ किया गया। ब्यावर से गतिविधियां होती थी, ब्यावर में प्रिंटिंग प्रेस थी, तो ब्यावर से प्रारंभ किया गया था। और इसमें खबरें कहाँ की प्रकाशित होती थी,
तो बूंदी किधर पड़ता है, अपने हाड़ौती में पड़ता है। तो खबरें भी कहाँ की छापेंगे, हाड़ौती की छापेंगे, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। खबरें कहाँ की होती थी, हाड़ौती की खबरें प्रकाशित की जाती थी। ये अपने जो बूंदी प्रजामंडल था उसकी महत्वपूर्ण गतिविधियां थी, या उसके अंदर किस किसने भाग लिया था, ये उसके सीधे सीधे फैक्ट थे। ये अपन ने आज कौन कौन सी दो प्रजामंडल पढ़े, एक तो जयपुर प्रजामंडल और एक बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल में अपन ने उसकी स्थापना देखी, उसके पुनर्गठन देखा 1936 ईस्वी में, जेंटलमैन एग्रीमेंट देखा 17 सितंबर 1942 ईस्वी में, उसके संस्थापक अपन ने ट्रिक से याद किए। इसके संस्थापक अपने बूंदी जो प्रजामंडल है उसके संस्थापक भी अपन ने ट्रिक से देखे, और जो नेक्स्ट आगे अपन जो भी प्रजामंडल पढ़ेंगे उनको सबको अपन ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि वो शॉर्ट के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाए। एक या दो बार वीडियो देखे उसके अंदर तो पूरा प्रजामंडल याद हो जाना चाहिए। सबसे हार्ड टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री का प्रजामंडल लगता है लोगों को, लेकिन उसको अपन सबसे इजी तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, अगले प्रजामंडल अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।